गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, लेक्चर 5। इससे पहले हमने लेक्चर 3 में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को समझा था और लेक्चर 4 में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को समझा था। ओके, आज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हमें लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के कई कॉन्सेप्ट्स को दोबारा यूज करना होगा। ठीक है, तो आते हैं लेक्चर 3 पे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन क्या है? कलेक्टर। ओके, सवाल यह है इनपुट किससे लेंगे? तो जी हाँ, मैंने बताया था कि बेस से आउटपुट ले नहीं सकते, तो इनपुट लेंगे हम बेस से एंड आउटपुट लेंगे एमिटर से। ओके, तो ये क्लियर हो गया है। और मैंने पहले ही आपका टाइम सेव करने के लिए डायग्राम जो है बना रखा है, तो लाइटिंग और बेटर कर दिया मैंने। ये देखिए, मैंने क्या किया, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और कलेक्टर को कॉमन के बेस से इनपुट ले रहे हैं, एमिटर से आउटपुट ले रहे हैं। अब तीनों मोड में हम स्टडी करने वाले हैं और पहले बात कर लेते हैं किसकी? एक्टिव मोड की। ओके, देखिए एमिटर एन है, एन को हमने क्या कर लिया, माइनस से कनेक्ट कर लिया, नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि फॉरवर्ड बायस करने के चक्कर में है हम। पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है हमारा वो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड बायस है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो हम फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सीईबी कॉन्सेप्ट। सीईबी कॉन्सेप्ट हमने कब कवर किया था? लेक्चर 4 में। व्हाट इज द सीईबी कॉन्सेप्ट? कि VCE प्लस VEB प्लस VBC इक्वल टू 0। जंक्शन के तीनों वोल्टेजेस का सम क्या होता है? 0 होता है। यहां भी देखते हैं, देखिए VEC प्लस VCB प्लस VBE इक्वल टू 0। VEC क्या है? नेगेटिव है। सपोज आपको समझाने के लिए हमने -6 ले लिया। VCB भी नेगेटिव है, -6 प्लस VBE इक्वल टू 0। तो VBE की वैल्यू कितनी आ गई? लगभग 12 वोल्ट। एक जनरल एजम्पशन ले चलिए, यानी कि बेस टू इमीटर, बेस P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, यानी कि ये जंक्शन हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस हो गया। और आपको पता है कि एक्टिव रीजन में पहला जो जंक्शन होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, एन को माइनस से पी को पॉजिटिव से, यानी कि ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ओके, तो आपको एग्जाम में अगर सर्किट डायग्राम बनाना है, अगर आप एनपीएन या पीएनपी कुछ भी लेते हैं तो सिंपल क्या करेंगे? देखिए ऐसे ऐसे सोचिए, ई को कनेक्ट कर दिया, अगर ये एन है इसको फॉरवर्ड बायस कर दो, इसको रिवर्स बायस कर दो, अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएंगी। डाउट आ रहा है तो सीईबी कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर लो। दिख रहा है? इसकी हमने एक दूसरी भी डायग्राम बनाई है, कई जगह ये भी डायग्राम देखने को मिलता है। हमने क्या किया, बेस से इनपुट लिया, आरबी रेजिस्टेंस लगा लिया और वीबीबी सप्लाई लगा ली, और आउटपुट कहां ले रहे हैं? वी नॉट। आउटपुट वोल्टेज किससे ले रहे हैं? आरई रेजिस्टेंस लगा के एमिटर से ले रहे हैं। दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस। दिख रहा है? ये वीसीसी, पहली बार ऐसा डायग्राम अभी तक आया है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं हम। कि मैंने यहां VCC लिख दिया, मतलब क्या है? ये क्या है? वेट, हम एक मैसेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम प्लस VCC या प्लस 12 वोल्ट अगर लिखा हुआ है यहां पे, तो इसका मतलब सर्किट कनेक्शन कुछ कैसा होगा? देखिए, प्लस का मतलब क्या है? इसका ये जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। नेगेटिव, लाइक दिस। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं प्लस VCC लिखा हुआ है, तो देखिए ये भी क्या ट्रांजिस्टर था? एरो बाहर की तरफ है, दिस इज NPN। NPN इमीटर किससे कनेक्ट किए थे? नेगेटिव से। इमीटर अब भी है नेगेटिव से। समझ रहा है? कलेक्टर किससे था? पॉजिटिव से। तो NPN के केस में सर्किट कुछ ऐसे बनेगी। देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सर्किट आप आराम से बना सकते हैं। सिंपल NPN ट्रांजिस्टर बनाया, सीईबी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा और बिना कुछ याद किए हुए आप सर्किट डायग्राम को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ओके, तो दिख रहा है ये जो सर्किट है किस मोड में है? एक्टिव मोड में है।
इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, इस जंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। कलेक्टर 0 पे है, यहाँ कलेक्टर को ये जो बैटरी है फॉरवर्ड कर रही है और ये रिवर्स कर रही है। तो अगर इस बैटरी का मान थोड़ा इससे ज्यादा हो तो अपने आप ये जंक्शन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें तीनों कॉन्फ़िगरेशन में काम करना है। एक्टिव मोड, फॉरवर्ड रिवर्स, सैचुरेशन में फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कट ऑफ, रिवर्स रिवर्स। ओके, तो फिर से अब देखिए, अभी यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, वेट अ व्हाइल। हमें अब इक्वेशन किसके किसके बीच में चाहिए, आईबी और आईसी के बीच में। ओके, और मैं आपको ले चलता हूं लेक्चर 2 पे। देखिए, मेरा जो भी लेक्चर है थोड़ा इंटरलिंक रहता है। इंटरलिंक होने से क्या रहता है कि आपको रिकॉल करना, रिकलेक्ट करना काफी आसान है। और फिर से जी हाँ, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के वही दो इक्वेशन, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी एंड आई सी इक्वल टू आई सी मेजॉरिटी प्लस आई सी माइनॉरिटी। या यूं कह लें कि हम इक्वेशन क्या लेके चलेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास। या तो आप आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी ओ यूज कर लीजिए, और आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इससे भी डिराइव कर सकते हैं। और लेक्चर 4 में एक और इक्वेशन हम डिराइव किए थे बीटा के फॉर्म में, वहां से भी आप इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं। यस, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा, दोनों से मैं दिखा देता हूं। आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। ठीक, दिस इज फ्रॉम लेक्चर 4, और ये हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। देखिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, आउटपुट लिया था हमने आईसी से, इनपुट लिया था बेस से। ठीक है, तो वहां पे आईसी इक्वल टू आईबी को डिफाइन किया था बीटा। यहां पे एक नया टर्म और आने वाला है। यहां आउटपुट ले रहे हैं आप आईई से और इनपुट ले रहे हैं आईबी से। इस टर्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब आईसी अपॉन आईबी था तो कॉमन इमीटर करंट गेन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर कॉमन कलेक्टर करंट गेन। देखिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप खुद भी चीजों को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद भी आप आराम से कह सकते नहीं दी यही होना चाहिए, और यही तरीका है पढ़ने का। ओके, तो हमने इसको डिफाइन करते हैं बुक्स में गामा से। तो पहला टर्म आप सीखिए, गामा इज कॉमन कलेक्टर करंट गेन, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ओके, अब हमारे पास तीन तरह के करंट गेन, अल्फा कॉमन बेस के लिए, बीटा कॉमन कलेक्टर कॉमन इमीटर के लिए, एंड गामा इज कॉमन कलेक्टर। तो उस दिन लेक्चर 4 में हमें रिलेशनशिप चाहिए था किसमें, आईसी और आईबी में। तो हमने आईई को रिप्लेस कर दिया था आईबी प्लस आईसी से। आज हमें आईई और आईबी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, जाहिर सी बात है हम आईसी को रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे, आईसी इक्वल टू आईई माइनस आईबी। क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा तो अपने आप ही इक्वेशंस क्या आ गई थी कि आईसी इक्वल टू आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसीओ माइनॉरिटी। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉमन बेस में आईसी और आईई में रिलेशनशिप चाहिए था, वो तो ऑपरेशन ऑफ बीजेटी से निकल के चला आया। कॉमन इमीटर में आईसी और आईबी में रिलेशनशिप चाहिए, तो हमने आईई को रिप्लेस किया आईबी प्लस आईसी से। आज हमें आई और आईबी में रिलेशनशिप चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम रिप्लेस किसको करेंगे, आईसी को रिप्लेस करेंगे। वी रिप्लेस आईसी किससे, आईसी इक्वल टू, बताइए, आईई माइनस आईबी। बात समझ में आनी चाहिए, तो डिराइव करें हम। चलिए, सर्किट क्लियर है, इक्वेशन जो डिराइव करना है वो क्लियर है।
ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर डिराइव करना होगा तो सिंपल क्या लिखेंगे, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ। ठीक है, फिर आई सी को लिख दिया आई ई माइनस आई बी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस, बेहिचक आप ड्राइव करते चले जाइए। यहां पे आई आ गया 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी ओ। आई क्या आ गया, आउटपुट इक्वल टू आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन। और 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कैन यू गेस, कैन यू गेस what is the value of 1 minus alpha? 1 minus alpha equal to beta plus 1। कैसे, बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो इक्वेशन क्या आ गया, ये अल्फा के टर्म में बीटा प्लस 1 आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी ओ। और इस बीटा प्लस 1 को ही नाम दिया जाता है गामा। आई इज गामा टाइम्स आई बी प्लस गामा टाइम आई सी ओ। और तो आपको पता है कि आई सी ओ जो है आपकी माइक्रो एम्पियर में है। तो देखिए आई ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा आई बी। तो गामा क्या आ गया, आई ई अपॉन आई बी, यही लेके चले थे हम लोग। गामा क्या होता है, लगभग आई अपॉन आई बी के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्टिव मोड की यही कहानी थी, कुछ नहीं किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कराया, लेकिन हमने क्या किया, दिस इज यहां से डेरिवेशन स्टार्ट है कि आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी ओ। हमें आज रिलेशनशिप चाहिए थी आई और आई बी के बीच में, तो हमने क्या किया, आई सी को रिप्लेस कर दिया आई माइनस आई बी से, वहां से कॉमन ले लिया, एक इक्वेशन ये हो गई, उसके यहां रिप्लेसमेंट से ये इक्वेशन ये। ओके, तो हम अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने लेक्चर 2 में कंसेप्ट दिया था कि कैसे याद रखें कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। ठीक है, तो पहले आपको इसको 2 पोर्ट नेटवर्क जैसा बनाना होगा। हमारा ये क्या है, कलेक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया। इनपुट किससे ले रहे हैं, बेस से ले रहे हैं, दिस इज आई बी इनपुट करंट। आउटपुट इमीटर से आई ई बेस इमीटर। इनपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा VBC और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा VEC। तो अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनपुट के लिए इनपुट एंड आउटपुट, तो आपको याद होगा हाइब्रिड पैरामीटर से जो हमने कॉन्सेप्ट निकाल के लाया था, फिर से मैं लेके आता हूं आपके पास तुरंत। दिस इज V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो V1 क्या है, VBC is a function of I1 and V2। I1 क्या है IB और V2 क्या है, व्हाट इज VEC। आउटपुट के लिए क्या है I2, आउटपुट करंट इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। आउटपुट करंट बोले तो IE is a function of I1 V2। I1 means IB comma output current that is VEC।
ओके, आसान है, मतलब आपको एग्जाम में अगर भूल जाए कुछ नहीं करना है। ट्रांजिस्टर को एज 2 पोर्ट नेटवर्क बनाना है, कलेक्टर कॉमन हो गया, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, ये तो आपको पता होगा ना, बेस से इनपुट, इमीटर से आउटपुट। अब देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसमें, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में खींचेंगे और आउटपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में कहेंगे इनपुट पैरामीटर को हम रखेंगे कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचेंगे, जल्दी बताइए। IE वैल्यू किसको करेंगे, VEC। ओके, और ये करंट कैरेक्टरिस्टिक जो है लगभग सिमिलर होगी किसके, कॉमन इमीटर के। ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस भी देखिए आप ऑलमोस्ट सेम थी। इक्वेशंस की अगर बात करें हम, वेट अ मिनट, इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस क्या आई थी हमारी, यही तो आई थी, IC इक्वल टू बीटा AB प्लस ICO 1 प्लस बीटा। यहां पे क्या आ गया इक्वेशन हमारा, चीजों को लिंकअप कीजिए, I इक्वल टू IB का फंक्शन है। ओके, तो वही कंसेप्ट लगेगा और कैरेक्टरिस्टिक हमारी बन जाएगी कुछ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज किया होगा, मैं बताता हूं। तो IB की डिफरेंट वैल्यू, IB इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट, फिर हम 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर के लिए अगर हम बात करें तो इनपुट थोड़ा सा जो ये स्लैंट वाला पोर्शन है वो कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक में और स्लैंट हो जाता है, मीन्स इसका जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है वो और ज्यादा होगा। हो भी क्यों ना, देखिए कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस में जब हम VEC को बढ़ा रहे थे तो ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट हमारा IE क्या होता है, बढ़ता है, ये तो आपको पता है। तो कॉमन बेस में अल्फा 0.98 से 0.985% बढ़ा था, बीटा कितना बढ़ा था, लगभग 34%। लेकिन गामा क्या होता है, गामा बीटा प्लस 1 होता है, तो गामा क्या होगा, इससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर हम कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा करें तो ये जो कर्व है वो पैरेलल टू दिस एक्सिस ना हो कि इसमें स्लैंट है, इसमें और ज्यादा स्लैंट होगा, समझ रहा है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, बाकी वही है, दिस इज योर कट ऑफ रीजन, ये आपका सैचुरेशन रीजन, और ये रीजन क्या है, एक्टिव रीजन, जहां पे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन हो भी रहा है, देखिए ना, माइक्रो एम्पियर करंट के लिए आउटपुट क्या रहा है, मिली एम्पियर में मिल रहा है। तो कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन इमीटर के लगभग सिमिलर है, बस पैरामीटर्स चेंज है और हमारा ग्राफ क्या है, थोड़ा सा स्लैंट होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू अर्ली इफेक्ट बीटा में 34% है तो इसमें लगभग 36-37% का इंक्रीज होता है। ओके, अब जो इसमें अच्छी बात है, जो और सीखने वाली बात है, वो क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो भी हम ड्रॉ करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बनने वाली है हमारी, वो IB और VEC। अब मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे ये तो सर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल है, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह होगी। जी नहीं, ये बिल्कुल भी फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह नहीं होगी। मैं इसके लिए आपको बता दूं, फिर से हम आएंगे किस कॉन्सेप्ट पे, हमें क्या है, VEC को बढ़ाना है। VEC पे बढ़ने पे IB क्या होगा, VEC मतलब
कौन सा? ना तो हम VBE को वेरी कर रहे हैं ना VBC को वेरी कर रहे हैं, हम वेरी क्या इसको कर रहे हैं? VEC को। ध्यान दीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। VEC नहीं, VBC। फिर से सॉरी फॉर दैट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट VEC को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो VBC पे IB का क्या असर पड़ रहा है? VBC मतलब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। अब IB का क्या असर होगा, ये तो पहली बार है। तो जी हाँ, इसको आसान करने के लिए और हम कांस्टेंट किसको रखने वाले हैं? VEC को कांस्टेंट रखने वाले हैं। इनपुट पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो अब VBC पे IB का क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए हम तुरंत क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? स्टेप कॉन्सेप्ट। तो स्टेप कॉन्सेप्ट से अब देखिए, अगर स्टेप कॉन्सेप्ट से हम VBE की वैल्यू निकालना चाहें तो VBE इज इक्वल टू आ जाएगा कुछ VEC माइनस VBC। आएगा कि नहीं आएगा? सर ये कैसे हो गया? देखिए, स्टेप कॉन्सेप्ट क्या कहता है? VEC प्लस VCB प्लस VBE इक्वल टू 0। अगर CB को हम BC कर लें, क्योंकि हमें ग्राफ BC के बीच में खींचना है, तो इसको लिख सकते हैं VEC माइनस VCB प्लस VBE इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से ये आ जाएगा। अब देखिए, ये इक्वेशन क्लियर है? देखिए, हमने इसको क्या रखा? कांस्टेंट, मतलब कुछ फिक्स है। VEC हमारा क्या है? फिक्स है। ओके। अब जब हम VBC को बढ़ाएंगे, तो VBE क्या होगा? घटेगा। अरे ये 5 वोल्ट है, 1 किया तो यहाँ 4 आया, 2 किया यहाँ 3 आया। जैसे हम VBC को बढ़ाएं तो VBE घट रहा है। अब VBE का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज घटेगा। तो जस्ट सोचिए, जब फॉरवर्ड बायस का VBC के बढ़ाने से फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इमीटर करंट क्या होगी? घटेगी। इमीटर करंट घटेगी तो बेस करंट भी घटेगी। तो यानी कि इसके बढ़ाने से हमारा ये क्या होगा? बढ़ेगा। क्या ग्राफ एक्सपोनेंशियल आएगा? बिल्कुल नहीं। ग्राफ लगभग कुछ इस टाइप का आएगा। आपका दिख रहा है? फॉर VEC कांस्टेंट। ये अलग चीज थी। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में बनाना है तो आप क्या करोगे? पहले ये देखिए, इसको रखेंगे। तुरंत समराइज करता हूं मैं आपको, और यहीं पर टॉपिक को क्लोज भी करने वाले हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में होंगे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो तुरंत आप IB और VBC का एक्सिस खींचा, VEC को कांस्टेंट। अब सोचने वाली बात यह थी कि VBC के बढ़ाने पे IB पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? CEB कॉन्सेप्ट। CEB कॉन्सेप्ट से लिख लिया VEC प्लस VCB प्लस VBE 0। हमें VBC का असर देखना, तो CB को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जब माइनस साइन आएगा, यहां से हमने ये निकाल लिया। ठीक। VBC के बढ़ाने से हमने क्या कर लिया? फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज पे क्या असर पड़ रहा है वो देख लिया, और उसके बाद जब फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज का असर मालूम चल गया तो बस सिंपल निकल गया कि फॉरवर्ड बायस VBC बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज घट रहा है, IE घट रहा है, तो IB भी घटेगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन कलेक्टर का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। दिख रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते समय आप सिंपल क्या इनपुट लेना है, किसके बीच में ग्राफ खींचना है, वो डिसाइड करेंगे। ठीक। कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम थी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों से डिफरेंट है। दिख रहा है? अब हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या है। देखिए, अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और एग्जाम में बहुत पूछा था, यूज कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए। और अगला जो लेक्चर हमारा होने वाला है, हम
उसमें तीनों कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन करने वाले हैं, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर। लेकिन इस लेक्चर में ये बात ना बताएं तो लेक्चर थोड़ा सा अधूरा सा रहता है। देखिए, इनपुट किससे ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक को सामने रखिए। इनपुट लेते हैं बेस से, आईबी से, आउटपुट लेते हैं इमीटर से। आप देखिए, इनपुट बेस से ले रहे हैं तो इमीटर का जो रेजिस्टेंस है आई वो बहुत ज्यादा है। आउटपुट इमीटर से ले रहे हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। ये ऐसी सर्किट है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, आउटपुट रेजिस्टेंस कम, तो इस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं एज अ इंपिडेंस मैचिंग। मतलब समझिए, दो सर्किट है हमारे पास, इसका आउटपुट हाई है और इसका इनपुट लो है, उसके बीच में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज कि यह एज अ इंपिडेंस मैचिंग की तरह यूज होता है। अच्छा, क्यों सर, यही क्यों लगा रहे हैं? अभी हम आगे जब लेक्चर दिखाएंगे कि इसका जो वोल्टेज गेन होता है एवी की जो वैल्यू होती है लगभग इक्वल टू 1 होती है। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो मान होता है वो 1 है, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है। तो आप इसको बीच में इंसर्ट कर दो, किसमें? हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस के मैचिंग के लिए। मतलब ये सर्किट वोल्टेज गेन नहीं देगा, लेकिन अगर आप हाई रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस देंगे तो लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। लोडिंग इफेक्ट को दूर करते हैं, इसीलिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दैट इज बफर की तरह, या एक और नाम इसको देते हैं इमीटर फॉलोअर की तरह। इमीटर फॉलोअर। तो कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक इमीटर फॉलोअर। इमीटर फॉलोअर बोलने का मतलब क्या है कि जो इमीटर का वोल्टेज है वो फॉलो करता है, आउटपुट जो है इनपुट को फॉलो करता है। जैसे ओपैम्प में हमारा वोल्टेज फॉलोअर होता है, वैसे ही कॉमन कलेक्टर क्या है? इमीटर फॉलोअर है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दिस इज इमीटर फॉलोअर। इसको बफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इंपिडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। और जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम अभी के लेक्चर 3, 4, 5 के कंपैरिजन को करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वैसे कोई डाउट वाली इसमें बात नहीं है, अगर आपको लेक्चर 3 या लेक्चर 4 क्लियर है तो। ओके, थैंक यू।